Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम दो वो एमसीक्यूज़ बताने वाले हैं जो अभी एमपी टेट एग्ज़ाम में हमारे नोट्स से पूछे गए हैं। तो हम आपको उन दो एमसीक्यूज़ के बारे में बताएंगे और उसके साथ साथ अप्रॉक्स 24 एमसीक्यूज़ इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम पहला एमसीक्यू देख लेते हैं क्या दिया है। लेखांकन में किन तथ्यों को प्रकट किया जाता है? तो याद रखिए लेखांकन में यानी कि अकाउंटिंग में उन फैक्ट्स को लिखा जाता है जो मॉनेटरी होते हैं, यानी कि केवल क्या होते हैं मौद्रिक, लेकिन अमौद्रिक जो होते हैं नॉन मॉनेटरी उनको नहीं लिखा जाता और ना ही मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को लिखा जाता है। तो आपके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। इंग्लिश वालों को भी यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो एक्सप्लेन करते जाएंगे इंग्लिश में, तो फैक्ट आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लेखांकन की प्रक्रिया की अवस्था नहीं है, मतलब जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती है उस अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा क्या नहीं है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस में क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। विश्लेषण को हम एनालिसिस कहते हैं और एनालिसिस जो है वो भी अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। और अकाउंटिंग प्रोसेस में मेजरमेंट किया जाता है वो भी अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन विवरण जो है जिसको हम विवरण को डिटेल कहते हैं या पर्टिकुलर कहते हैं, ये आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, जो कि हमने अंडर सर्कल किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ डी हो जाएगा क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टेज का हिस्सा नहीं है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, मतलब ये अकाउंटिंग स्टेज या अकाउंटिंग स्टेप में नहीं आता। जबकि वर्गीकरण, विश्लेषण और मापन तीनों अकाउंट की प्रोसेस में आते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और मेजरमेंट, इन तीनों को ही अकाउंटिंग प्रोसेस में शामिल किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर या डिटेल को शामिल नहीं किया जाता। तीसरा देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है? व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को छूट देना क्या कहलाता है? तो व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई छूट को हम क्या कहते हैं? बट्टा कहते हैं, डिस्काउंट। तो जो कंसेशन अपने कस्टमर को दिया जाता है उस कंसेशन को हम क्या कहते हैं? तो उस कंसेशन को हम डिस्काउंट कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब लेखांकन आपको पता है कि लेखांकन क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है। तो इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा? कला व विज्ञान दोनों है, क्योंकि अकाउंट में हम अच्छे से अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ताकि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिले। और अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट के बेस पर होती है, मतलब इसमें कुछ नियम और रूल्स रेगुलेशन भी अप्लाई होते हैं। तो अकाउंट एक आर्ट भी है और अकाउंट एक साइंस भी है और साइंटिफिक तरीके से इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। किन चीज़ों को डेबिट किया जाता है उसके परफेक्ट रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। किन चीज़ों को क्रेडिट किया जाता है उसके भी रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल होते हैं। तो अकाउंट जो है वो आपकी क्या है? एक आर्ट भी है और अकाउंट एक साइंस भी है। तो कला व विज्ञान दोनों हैं। तो राइट आंसर आपका चौथे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। तो देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन यहाँ आ गया है कि 5वें क्वेश्चन में आपको दिया गया है वह व्यक्ति जिसे फर्म को रुपए लेना है, वह व्यक्ति जिससे फर्म को रुपए लेना है वो क्या कहलाता है? तो जिस व्यक्ति से हमें पैसे लेना होते हैं वो देनदार कहलाते हैं। देनदार कंपनी के या फर्म के या व्यापार के कौन होते हैं? तो ये फर्म के कौन होते हैं? ये फर्म के ग्राहक होते हैं। तो देनदारों को आप याद रखें कि ये फर्म के कौन कहलाते हैं? ग्राहक यानी कस्टमर। तो कस्टमर हमेशा क्या होते हैं? कस्टमर बिजनेस के क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। और डेटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें फर्म को पैसे क्या है? लेना है। अगर फर्म को जिनसे पैसे लेना है वो देनदार, डेटर्स या ग्राहक कहलाते हैं, जिनको हम इंग्लिश में कस्टमर या डेटर्स कहते हैं। और जिन लोगों को पैसा फर्म को देना होता है, जो फर्म की लायबिलिटी है, वो क्रेडिटर कहलाते हैं, जिनको हम लेनदार कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? तो छठवें
6वें क्वेश्चन में है लेखांकन सूचनाओं के उपयोग करता है, मतलब यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन होते हैं। तो बिजनेस का जो ओनर होता है, व्यापार का स्वामी, वो भी सूचनाओं का उपयोग करता है यानी यूज़र होता है। क्रिएटर के भी काम में आती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं इन्वेस्टर, उनके काम भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इन सभी के काम में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनके काम आती है और अकाउंट के इन्फॉर्मेशन की इन सभी को ज़रूरत होती है। तो यहाँ 6वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो 7वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रयुक्त कर दिया गया है तो लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रकट होती है। अब ये वो क्वेश्चन है जो अभी एमपी टेट में पूछा गया है और जो आपकी यूनिट नंबर 1 से संबंधित है। जैसा हमने आपको भी बताया कि एमपी टेट में काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो हमारे नोट से आए हैं और डायरेक्ट हमारे उन क्वेश्चंस में, उन एमसीक्यूज़ में से आए हैं जो हमने यहाँ स्टूडेंट्स को बताए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि सूचना को स्पष्ट रूप से प्रयुक्त कर दिया है, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर क्लियरली होगी तो वो क्या होगी। तो एक शब्द से यहाँ आंसर को निकाला जा सकता है। यहाँ एक शब्द आया है क्या, स्पष्ट रूप से, और जो भी चीज़ स्पष्ट होती है वो क्या हो जाती है, सुबोध हो जाती है। सुबोध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुबोधता को इंग्लिश में अंडरस्टैंडेबिलिटी कहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ क्या होगी आपकी क्लियर हो जाएगी, और जब भी कोई चीज़ क्लियर होती है तो वो क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन अभी एमपी टेट में पूछा गया है और इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबिलिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज़ क्लियर होती है तो हमारे लिए वो क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी जनरेट करती है, मतलब वो हमारे लिए सुबोधता हो जाती है, क्योंकि उसका बोध करना हमारे लिए अब क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो 8वां क्वेश्चन आपको दिया गया है कि लेखांकन के क्या कार्य हैं, मतलब अकाउंटिंग के कौन से वर्क हैं। तो अकाउंटिंग का काम लाभानी की गणना करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना है। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करना, मतलब वित्तीय स्थिति को बताना है। और विभिन्न पक्षकारों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, मतलब कि विभिन्न पक्षकारों को क्या देना है, सूचनाएं प्रदान करना है। तो ये सारे काम जो हैं वो अकाउंटिंग के हैं। तो इस तरीके से आपका 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे काम जो हैं वो अकाउंटिंग में होते हैं और अकाउंटिंग ये सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले नहीं देख लिया करें कि नहीं लिखा है, इसका मतलब हमें नेगेटिव देखना है। जनरली हम पॉजिटिव देखते हैं, तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है इसलिए इस पर हम फोकस करेंगे। तो कौन सी लेखांकन की सीमा नहीं है, मतलब नॉट लिमिटेशन ऑफ दी अकाउंटिंग पूछा गया है कि कौन सी यहाँ अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है। तो अकाउंटिंग का लिमिटेशन क्या है, अपूर्ण सूचना होना अकाउंट का एक लिमिटेशन है। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, मतलब जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उनका हमेशा क्या होता है, उनकी डेफिसिट होता है, उनकी कमी होती है। और इसके साथ साथ लेखांकन परंपराओं पर ये आधारित होती हैं, ये भी इसकी सीमा है। लेकिन कानूनी मामले में इसको प्रमाण माना जाता है, ये इसकी सीमा नहीं है, ये इसका लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये तो इसका क्या है, गुण है। और ये एक हमारे लिए फ़ायदे वाली चीज़ है कि हम अपने लेखांकन को आधार बना सकते हैं कानूनी मामले में। मतलब अगर हमने किसी ग्राहक के ऊपर केस कर दिया कि ये व्यक्ति हमारा पैसा नहीं दे रहा है, और हमने अगर अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करे हैं, तो उस ग्राहक से पैसा लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग डेटा को क्या माना जाएगा, कोर्ट में प्रमाण माना जाएगा, मतलब कोर्ट में इसको एविडेंस माना जाता है। इसलिए कानूनी मामले में प्रमाण होना ये तो एक गुण है, और गुण के साथ ये क्या है, ये तो एक फ़ायदा है, लाभ है। तो यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए आपका आंसर यहाँ प्रमाण हो जाएगा। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन थे, ये तीनों ऑप्शन आपके क्या थे, ये उसके लिमिटेशन थे। लेकिन ये इसका लिमिटेशन नहीं है, बल्कि ये इसका गुण है, मतलब मेरिट है। और मेरिट यहाँ नहीं के आधार पर हमने मेरिट निकाल दिया।
10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी अमूर्त संपत्ति है? तो ख्याति भी एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल असेट गुडविल है। ट्रेडमार्क भी आपका क्या है? एक इंटेंजिबल असेट है। तो ख्याति गुडविल आपकी क्या है? इंटेंजिबल है। ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है और उसके साथ साथ पेटेंट भी इंटेंजिबल है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये चारों संपत्तियाँ इंटेंजिबल असेट्स हैं, मतलब कि अमूर्त संपत्तियाँ हैं। अमूर्त संपत्तियाँ व्यापार की वो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं जिन्हें देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन जिनकी विद्यमानता से इनकार भी नहीं किया जा सकता। ये व्यापार में मौजूद होती हैं और इनके वजूद को व्यापार में माना गया है। तो व्यापार में इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ये व्यापार में क्या होती हैं? इनका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं होता, लेकिन ये व्यापार में क्या होती हैं? मौजूद होती हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं स्क्रीन पर, देखिए और क्या क्वेश्चन दिया गया है। लेखांकन सिद्धांत हैं, यानी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं? तो आपको पता है कि अकाउंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं? सर्वमान्य होते हैं। जैसा आपने पढ़ा था GAAP, जिसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। तो एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है? सर्वमान्य होते हैं और सब लोग उसको मानते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो लेखांकन सिद्धांत हमेशा क्या होते हैं? सर्वमान्य होते हैं, मतलब जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। किस सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए? एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन करने के लिए हमें कौन सी चीज़ बताती है? तो ये आपका आंसर यहाँ ए हो जाएगा, क्योंकि एक रूपता ये बताती है कि हमेशा एक जैसी मेथड को अकाउंट में यूज़ किया जाए। जैसे हम डैप लगाने की कोई मेथड देख लेते हैं। डैप लगाने की मेथड है SLM मेथड, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। एक मेथड आपकी WDB रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी होती है। लेकिन यदि हमने लास्ट ईयर SLM से डैप लगाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम सरल रेखा पद्धति या स्थायी रेखा पद्धति कहते हैं, तो अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हर साल एक सी मेथड यूज़ की जाए। मतलब ह्रास लगाने के लिए अगर हमने सरल रेखा पद्धति पहले साल लगाई है तो दूसरे साल भी हमें सरल रेखा पद्धति लगाना चाहिए, तीसरे साल भी सरल रेखा पद्धति लगाना चाहिए। तो बार बार एक सी पद्धति का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आता है? एक रूपता के अंतर्गत आता है, मतलब एक जैसा होना चाहिए, हर साल मेथड को बदलना नहीं चाहिए। तो ये एक रूपता की अवधारणा है जिसको इंग्लिश में हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि हर साल जो डैप लगाया जाता है वो डैप एक ही मेथड से लगाया जाए, और इसलिए एक ही मेथड से लगाया जाए ताकि आपकी अकाउंटिंग जो है, आपकी अकाउंटिंग सिस्टमेटिक हो, और सिस्टमेटिक होने के साथ उसमें एक रूपता आए, मतलब कंसिस्टेंसी आए कि एक ही मेथड जो है एक ही नेचर वाली एसेट पर लगाई गई है। अगर अलग अलग मेथड से आप लगाएंगे डैप तो फिर क्या होगा? जो वैल्यू ऑफ असेट है वो अलग अलग हो जाएगी और वो गलत भी सिस्टम हो जाएगा। वो इस नियम का अगर अवहेलना करेगा तो ये एक अकाउंटिंग सिस्टम के लिए डिमेरिट रहेगा, उसका एक दोष रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट बताती है कि डैप लगाने की एक ही मेथड हर साल यूज़ की जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद लेखांकन सिद्धांतों का महत्व क्या है? तो लेखांकन सिद्धांतों का महत्व जो होता है, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का इम्पोर्टेंस किसके लिए है? तो इन्वेस्टर के लिए भी है, क्योंकि वो यहाँ व्यापार में पैसा लगाते हैं। लेखापालक जो होते हैं, जिनको हम लेखापाल अकाउंटेंट कहते हैं, और जो अंकेक्षक होते हैं ऑडिटर, उन सब के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का महत्व है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। क्योंकि जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर फॉलो होंगे तो जो डेटा निकल कर आएगा वो डेटा काफ़ी एक्यूरेट होगा, और जब डेटा एक्यूरेट होता है तो वो रियलाइबल भी होता है और वैलिड भी होता है। तो डेटा की वैलिडिटी को देखने के लिए उनको उसकी वैलिडिटी और उसको रियलाइबिलिटी उसके अंदर होने के लिए डेटा क्या होना चाहिए? डेटा सिस्टमेटिक होना चाहिए और प्रॉपर अप्रोच से उसको फाइंड किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं और देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन पर्टिकुलर क्या दिया गया है। तो जो अभी हमने आपको बताया था कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, जिसको हम क्या बोलते हैं? GAAP कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग
प्रिंसिपल। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो समानता मतलब इक्वलिटी होना चाहिए, एक रूपता का मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंसी होना चाहिए, उपयोगिता का मतलब यूटिलिटी होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सी अवधारणा लेखांकन की मान्यता यानी आधारभूत अवधारणा नहीं है, या कौन सी मान्यता लेखांकन की आधारभूत मान्यता नहीं है। मतलब कौन इसका बेसिक या फंडामेंटल अजम्पशन नहीं है। तो अकाउंटिंग का जो बेसिक है, चालू व्यवसाय की अवधारणा अकाउंट का बेसिक एक कॉन्सेप्ट है और बेसिक इसको अजम्पशन माना जाता है। उपार्जन मतलब अक्रूवल कहलाता है, तो ये भी अकाउंट की कॉन्सेप्ट है। एक रूपता मतलब कंसिस्टेंसी भी आपकी क्या है? लेखांकन की आधारभूत मान्यता है। लेकिन सारता जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, सारता जो होती है वो आपकी अकाउंट की आधारभूत मान्यता नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में मटेरियलिटी कहते हैं। मटेरियलिटी कोई बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, तो इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। लाभ की आशा करें और हानियों के लिए प्रावधान, लाभ की आशा ना करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। मतलब आपको फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए आप प्रोविज़न करो, लेकिन प्रॉफिट जो है उसको आप एक्सपेक्ट मत करो। प्रॉफिट जो होगा वो तो खुद ब खुद हमको मिल जाएगा, लेकिन लॉस होगा तो कहाँ से उसको रिकवर करेंगे? तो ये किस नीति के अंतर्गत होता है? तो अकाउंट में इस कॉन्सेप्ट को हम रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहते हैं। रूढ़िवादिता का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, और कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या बताती है कि लॉस को हम क्या करें? लॉस का प्रोविज़न करें। जो भी हमारे फ्यूचर में पॉसिबल लॉस हैं उनके लिए हम प्रोविज़न करें, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम एक्सपेक्ट अभी ना करें, क्योंकि प्रॉफिट जब हमें होगा तो खुद ब खुद हमको मिल जाएगा, लेकिन लॉस होगा तो कैसे रिकवर करेंगे? तो ये सोच, ये नीति हमें बताती है किसमें? रूढ़िवादिता का सिद्धांत। और रूढ़िवादिता के सिद्धांत को इंग्लिश में कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, और इसके पहले भी जो हमने वीडियो बना रखा है उसमें भी हमने इसको बताया है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे कोर्स में कवर हैं, और हम कोर्स में इन सब कॉन्सेप्ट को, कन्वेंशन को कवर कर चुके हैं। तो अभी जिन लोगों ने भी हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें, क्योंकि पहले वीडियो लेक्चर में हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज़ जो है स्टूडेंट को डेली बेसिस पर हम प्रोवाइड करते हैं। और अभी बहुत जल्द हम एक टेस्ट सीरीज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे पीडीएफ फाइल के रूप में। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ में आपको डेली एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, और उस पीडीएफ फाइल में आपको क्या क्या मिलने वाला है? कम से कम 20 से 30 डेली एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और 10 से 15 आपको वन लाइनर सेंटेंस मिलेंगे, या 10 से लेकर 20 तक आपको वन लाइनर सेंटेंस मिलेंगे, कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स और कुछ मैच दी कॉलम मिलेंगे। इस प्रकार डेली आपको 50 फैक्ट जो है वो आपके सिलेबस में टू द पॉइंट अप्रोच से मिलेंगे। तो डेली 50 फैक्ट पाने के लिए, और ये लगभग हम आपको 100 से 110 पीडीएफ फाइल टोटल पूरे कोर्स में प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब 100 से 110 दिन में हम 50-50 डेली फैक्ट लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर आपके ये फैक्ट कितने हो जाएंगे? 5000 फैक्ट हो जाएंगे, और इस 5000 फैक्ट में अप्रॉक्स आपके 3000 क्या हो जाएंगे? 3000 आपके MCQs हो जाएंगे, और आपके 1500 to 2000 आपके क्या हो जाएंगे? वो आपके वन लाइनर सेंटेंस हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5000 फैक्ट हम आपको आपके एग्ज़ाम के पहले तक प्रोवाइड कर देंगे, और बहुत जल्दी हमारी ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आपको दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाएगी। हिंदी में भी प्रोवाइड की जाएगी, इंग्लिश में भी प्रोवाइड की जाएगी। तो दोनों लैंग्वेजेस में ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिसमें हम डेली 20 से 30 MCQs देंगे, और 10 से 15 या 10 से 20 हम डेली क्या देंगे? आपको वन लाइनर सेंटेंस देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो तैयारी है उसको एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और डेली आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप अपनी कॉन्सेप्ट में कितने सही हैं। इस तरीके से आप अपने अंदर एक कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्गनेस फील करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से हमारी कॉन्सेप्ट और परफेक्ट होती जाती है। चलिए अब हमने आपको अपने कोर्स और अपने उस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता दिया है जो अब हम लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट है आप हमारे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर आगे क्या दिया गया है। तो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये किसका सिद्धांत है? तो याद रखिए संपत्तियां क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। और दायित्व और पूंजी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो बताइए डेबिट क्रेडिट का सिद्धांत है कि नहीं? क्योंकि डेबिट किसको कहते हैं? हम जो असेट्स होती हैं उनको डेबिट कहा जाता है, और जो क्रेडिट होती हैं वो क्या होती हैं? वो सारी आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं, और कैपिटल भी आपकी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो ये आपका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये डबल एंट्री बेस्ड है और इसको हम डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर करते हैं। डेबिट में असेट्स आ जाती हैं और क्रेडिट में लायबिलिटी और कैपिटल आ जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आगम की पहचान किस आधार पर होती है? आगम से मतलब यहाँ किससे है? आगम से मतलब यहाँ रेवेन्यू से है। तो रेवेन्यू की पहचान कैसे होती है? कैश बेसिस पर होती है। कैश बेसिस के आधार पर यहाँ उत्पादन का मतलब यहाँ अक्रूवल बेसिस है, तो अक्रूवल बेसिस पे भी होती है। और जो यहाँ उत्पादन आधार लिखा हुआ है, उत्पादन का मतलब होता है प्रोडक्शन, और इसके बाद आपको विक्रय आधार दिया गया है मतलब सेल्स। तो सेल्स भी हमारी क्या है? एक रेवेन्यू है। कैश बेसिस भी हमारा होता है, और यहाँ उत्पादन का आधार है। तो हमें यहाँ लगता है कि ये उत्पादन नहीं बल्कि यहाँ उपार्जन का आधार होगा। उपार्जन को हम क्या कहते हैं? अक्रूवल कहते हैं। तो आपका कैश बेसिस भी होता है, आपका अक्रूवल बेसिस भी होता है, और आपका सेल्स बेसिस भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि हम कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे भी क्या किया जाता है? अक्रूवल बेसिस पे भी रिकॉर्ड किया जाता है। और जब गुड्स सेल हो जाता है, चाहे वो क्रेडिट सेल्स हो चाहे कैश सेल्स हो, तीनों प्रकार से हम क्या करते हैं? अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ ये उत्पादन नहीं है बल्कि यहाँ क्या है? ये उपार्जन है। तो आप याद रखिए कि यहाँ उत्पादन की जगह क्या है? उपार्जन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे स्क्रीन पर और क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत अवधारणा नहीं है? तो ये अभी हमने आपको बता दिया, ये क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं पर्टिकुलर। हाँ, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, लेकिन आगे हम बता देते हैं। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन हो गए थे 8th नंबर तक। अब आगे देख लेते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। दोहरा लेखा प्रणाली के चरण हैं, तो जो डबल एंट्री सिस्टम है उसकी स्टेप क्या होती हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में सबसे पहले प्रारंभिक लेखा होता है, मतलब ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। फिर उसके बाद अकाउंट का क्या होता है? सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज होती हैं। फिर खातों में क्या होता है? वर्गीकरण होता है, और फिर उसको समराइज़ किया जाता है। तो इंग्लिश में भी हम आपको बता देते हैं कि अकाउंटिंग की कौन सी स्टेप हैं। तो पहले आपकी ओपनिंग क्या हो जाएगी? ओपनिंग आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, देन उसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा, और देन उसका समराइजिंग हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। और इसी क्रम में डबल एंट्री सिस्टम में डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जैसा कि हमने प्रीवियस एक वीडियो में बताया हुआ भी है। आप उस वीडियो को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के नाम से देख सकते हैं कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को हमने वहाँ समझाया, जहाँ अकाउंट की स्टेप्स भी हमने समझाई थी, तो वहाँ आप देख सकते हैं। अब दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? ये सब लोग जानते हैं कि लुकास पेसियोली जो हैं उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किया है, और डबल एंट्री सिस्टम के जनक लुकास पेसियोली माने जाते हैं। और इनको ही इनको ही डेविड क्रेट का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। अब आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं, जिनमें से एक वो भी क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो अभी एमपी टेट में आया था। तो एमपी टेट में एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं जो आया था, दूसरा क्वेश्चन और हम बताने वाले हैं। तो स्क्रीन पर फिलहाल पहले ये देख लेते हैं। किसी इकाई के जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वह है,
यहाँ आपसे पूछा गया है किसी इकाई का मतलब कोई भी बिजनेस यूनिट है, उसके जीवन काल में जिस मूल संकल्पना पर आधारित वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, तो वित्तीय विवरण लेखांकन अवधि के आधार पर बनाए जाते हैं। यहाँ जीवन काल की बात कर रहे हैं, जीवन काल मतलब समय होता है, तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेखांकन अवधि। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी एक कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को अगर आप पकड़ लें तो वो कीवर्ड से आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको भी एक क्वेश्चन में बताया था, सुबोधता, वहाँ आंसर निकाला था। अंडरस्टैंडेबिलिटी वो किससे निकाला था, स्पष्ट रूप से, क्योंकि स्पष्ट का मतलब क्लियर होता है, और जब कोई चीज़ क्लियर होती है तो वो अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। यहाँ हमने जीवन काल देखा, काल मतलब समय हुआ, और समय को हमने अवधि से क्या कर दिया, मैच कर दिया। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर लेखांकन अवधि हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जब दो व्यवसाय में संबंधित सूचनाओं को समान प्रकार से तैयार किया जाता है तो वह सूचनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, तो वो सूचनाएं क्या प्रदर्शित करती हैं। यहाँ बोला गया है दो व्यवसाय से संबंधित, तो याद रखिए एक बिजनेस ए हो गया, एक बिजनेस बी हो गया, और दोनों बिजनेस में डेटा रखा गया। मान लो यहाँ कैपिटल आपको दी है 2 लाख, यहाँ कैपिटल दी है आपको कितना 3 लाख, यहाँ लायबिलिटी दी है आपकी 1 लाख, और यहाँ लायबिलिटी दी 1,50,000। तो बताइए डेटा कैसा है, तो ये डेटा आपका तुलनात्मक है, मतलब कंपैरेटिव है, और ये कंपैरेटिव की बात इस क्वेश्चन में कर रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कंपैरिजन आपको कहीं नहीं दिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ आपका अगला एक ऑप्शन अगर कंपैरेबिलिटी होता, तुलनात्मकता होता, तो वो हम आंसर लगाते। फिर इसके बाद देख लेते हैं, वह संकल्पना जिसके अनुसार व्यवसायिक इकाई को निकट भविष्य में ना तो बेचा जाएगा और ना ही उसका समापन होगा, यानी बिजनेस लगातार चलता रहेगा। यहाँ कंटिन्यूस चलने की बात हो रही है कि ना तो बिजनेस बेचा जाएगा और ना ही बिजनेस का समापन होगा। तो ना बिजनेस हम बेचते हैं, ना बिजनेस अगर हम समाप्त करते हैं, इसका मतलब बिजनेस हमारा चलता जाएगा। तो चलते जाने का संबंध सतत व्यापार से है, मतलब कंटिन्यूटी से है, तो सतत व्यापार यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिस क्वेश्चन को पर्टिकुलर अभी एमपी टेट एग्ज़ाम में पूछा गया था, और वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 4th क्वेश्चन है। इसको भी एमपी टेट में भी पूछा गया है। लेखांकन सूचनाओं को निर्णय में आवश्यक बनाने वाला प्राथमिक गुण क्या है। तो जब भी कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमें अगर डिसीजन लेना है, तो वो डिसीजन हम किस आधार पर लेते हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेस पे जो डिसीजन लिए जाते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेस पर जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो 2 आधार पर लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विश्वसनीयता लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि डेटा आपका क्या होना चाहिए, रियलाइबल होना चाहिए डेटा, और इसके साथ साथ डेटा क्या होना चाहिए, कंपेरेबिलिटी इसके अंदर कर होना चाहिए। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो कंपेयर करके डिसीजन लेते हैं, और डेटा कैसा होना चाहिए, रियलाइबल होना चाहिए। रियलाइबल का मतलब कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कि डेटा रियलाइबल होना चाहिए और उसमें कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एमसीक्यूज़ को कवर करा रखा है अपने कोर्स के अंतर्गत। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आप भी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और पेड कोर्स में हम इसी तरह की सीरीज़ डेली बेसिस पर स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अभी एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं जिसकी डिटेल अभी हमने आपको बीच लेक्चर में प्रोवाइड की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद हम आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और 1 लाइनर सेंटेंस में हम फिल इन दी ब्लैंक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं कि ये फिल इन दी ब्लैंक्स भी आपको दिए गए हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट को क्या करती हैं, क्लियर करती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि समझ लेना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं, और फिर जाके हम एक एमसीक्यू में गलत और सही के बीच में सही का निर्णय कर पाते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर हमारा ये स्टडी प्लान है। तो आप चाहें तो हमारे स्टडी प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्सेप्चुअल थोड़े भी क्लियर हैं और हमारे स्टडी प्लान को नहीं
नहीं लेना चाहते तो आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है। तो दोनों में से किसी भी एक को आप ज्वाइन करके हमारे नोट्स को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल उनको पा सकते हैं। तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस पर लाइक का बटन प्रेस कर दें, और वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।